साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 71st बीपीएससी के लिए इकोनॉमी की क्लास कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने नेशनल इनकम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आज मनी एंड बैंकिंग करेंगे। ध्यान रखना है, आ, हम लोग यहाँ इडुटेरिया भी पढ़ रहे थे। ठीक है, इडुटेरिया का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल से हम लोग इडुटेरिया के लास्ट में जो 900 करंट अफेयर्स 18 सेट में दिया हुआ है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे, डेली एक दो सेट दे देकर। ठीक है, तो चलिए पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई एक्ट 1934 से हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1935 लगा हुआ था। कौन सा लगा था? भारत शासन अधिनियम 1935 से यह लगा हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय पहले कहाँ था? कोलकाता में था। अब 1949 में उसको मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई भारत का क्या है? सेंट्रल बैंक है और यह मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है और लागू भी करता है। ठीक है, चलिए आरबीआई को क्या कहा जाता है? सरकार का बैंकर और ऋणदाता। ठीक है, क्योंकि यही सरकार को ऋण वाली सारी काम करता है। जितने भी शेयर वाला हो गया, बॉन्ड वाला, सारे काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। इसको इसलिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है, भारतीय मुद्रा जिसको रुपया कहते हैं उसका निर्गमन आरबीआई के पास है। ठीक है, 1 रुपए के नोट को छोड़कर सारे रुपए का निर्गमन कौन करती है? आरबीआई करेगा। ठीक है, 1 रुपए वाला कौन करेगा? भारत सरकार करेगा, जिस पर वित्त मंत्रालय के जो वित्त सचिव होंगे उसका सिग्नेचर होता है। ठीक है, देखिए आरबीआई के पास मुद्रा निर्गमन करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जिसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या होता है? भारत सरकार को 200 करोड़ रुपए रखना पड़ता है। ध्यान रखना है, इस रुपया में आपको क्या क्या रखना होगा? एक तो गोल्ड रखना होगा और दूसरा बात, कुछ आपको फॉरेक्स भी रखना पड़ेगा कि विशेष परिस्थिति में अगर ऐसी कोई हमारे देश पे समस्या आती है, कोई संकट आती है, उसके लिए इसको भुनाया जा सके। तो 115 करोड़ का क्या रखना है? 115 करोड़ का सोना रखना है और दूसरा कितना बच गया? 85 करोड़ का उसको विदेशी मुद्रा रखना है। ठीक है, चाहे आप डॉलर रखो, पाउंड रखो, यूरो रखो, वह आरबीआई के नॉर्म के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह से 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखने के बाद ही क्या होगा? रुपए की आरबीआई रुपया का मुद्रण करेगा। ठीक, आगे देखो, आरबीआई के 4 मुख्य कार्य है। क्या है? एक तो मौद्रिक नियंत्रण यानी कि मॉनेटरी बैलेंस वाला काम, एक मुद्रा छापने का काम, एक बैंक का रेगुलेशन करने का काम और एक विदेशी विनिमय नियंत्रण, जैसे कि एफडीआई वाली ये सब बातें हो गई, या मतलब इन सारी बातों को लेकर कुछ रुपए का आदान प्रदान वाला बात हो गया, रुपए को चेंज करने की बात हो गई है ना, ये सब। ठीक है, आगे देखो, आरबीआई देश के सभी अनुसूचित बैंक का रजिस्ट्रार एवं पर्यवेक्षक है। यानी आरबीआई बताएगा कि आपको क्या करना है। मतलब आप यहाँ पर बैंक का आप अपना ब्रांच खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं, आपके ऊपर बैंक में ये समस्याएं हैं, यानी कि पर्यवेक्षक का काम किया। अनुसूचित बैंक का परिभाषा हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखो, आरबीआई का गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है संविधान द्वारा, क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्या किया जाता है? उसको उसको अपनी शक्ति प्राप्त है। तो ऐसी कोई बातें नहीं है वहाँ पर। ठीक है, यह नियम बनाया गया आरबीआई एक्ट से, रेगुलेशन एक्ट से यह नियम प्राप्त करता है। वह अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। कौन? आरबीआई का गवर्नर। आगे देखना है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग क्या देखेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होता है उस कमेटी के बारे में जानेंगे। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इन्फ्लेशन को नियंत्रण करना, आर्थिक विकास करना और मुद्रा स्थिरता पर काम करना। इन्फ्लेशन अभी कितना रखा गया है? 4 ± 2 रखा गया है। यानी कि लास्ट ईयर अगर 100 रुपया में कोई सामान मिलता था तो इस साल वह सामान कितना में मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? या तो 4 + 2 एक्स्ट्रा कर दो या फिर 4 - 2, यानी कि 6%, 6% से ले कितना, 2% से लेकर 6% के बीच में। कैसे समझिए इसको? देखिए कितना रखा गया है? 4 ± 2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका वैल्यू है 2 से लेकर 6 के बीच में। यानी लास्ट ईयर कोई सामान 100 रुपये का मिलता था तो इस साल कितने के बीच में मिलना चाहिए? या तो 102 रुपये का मिलना चाहिए, 102 से 106 के बीच में एक मिलना चाहिए।
लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, शायद 107 पॉइंट समथिंग है। 7% के आसपास अभी इन्फ्लेशन वाली बात है। जो सीपीआई होता है, सीपीआई का मतलब होता है जो चीज़ें हम कंजम्पशन करते हैं ना, जो हम डेली उपभोग में लेते हैं, वहाँ से उसकी चीज़ें मापी जाती हैं, इन्फ्लेशन मापी जाती है। ठीक है। तो ये बात हो गई मुद्रा मौद्रिक नीति की। आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल से देख लेंगे। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 तो आरबीआई से होगा और 3 भारत सरकार द्वारा होगा। ठीक है। आरबीआई से जो होगा एक गवर्नर होगा। इसकी बैठक जो होती है हर 2 मंथ में एक बार इसकी बैठक होती है आरबीआई की। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है बैठक में, जो भी ये 6 लोग हैं, तो मान लो अगर कभी वोट बराबर की स्थिति आती है, 3-3 हो गया, ठीक है, तो वोट बराबर की स्थिति होता है तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो बराबर की स्थिति में अपना निर्णायक वोट देगा। ठीक है। अपना निर्णायक वोट कौन देगा? आरबीआई का जो गवर्नर होगा मेरे भाई, वही देगा। लेकिन ध्यान रखना है, यह यहाँ निर्णायक वोट का यूज किया गया है, वीटो का यूज नहीं किया गया, यानी कि आरबीआई गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं होता है। ठीक है। आरबीआई गवर्नर के पास वह जब मान लो 3-3 वोट की स्थिति जब आ जाती है, तो इस स्थिति में वह निर्णायक वोट देता है। इसलिए इसको वीटो पावर नहीं मिला हुआ है। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि अ, कहीं वीटो पावर का मतलब ये होता है कि चलो यहाँ 3-3 लोग हो गया, मान लो अगर 4 और 2 से कोई बिल पास हुआ, उनका कोई रेगुलेशन पास हुआ, ठीक है, तो अगर आरबीआई को लगता, आरबीआई अगर 2 वाले भाग में आरबीआई का गवर्नर इसमें से है, अगर आरबीआई गवर्नर, तो क्या कहेगा? अगर वीटो का मतलब हो गया चलो हम पास नहीं होने देंगे, हम अपना वीटो लगा देंगे। ठीक है। यही काम होता है ना यूएन में। जैसे ही सारे लोग, सारे देश क्या करते हैं, इंडिया का सपोर्ट करते हैं, और उधर से चाइना आता है, चाइना को चूंकि वहाँ वीटो पावर है, चाइना आता है कहता है नहीं, हम इंडिया को इसका स्थायी अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, बात खत्म। ये हो गया वीटो का मतलब। निर्णायक का मतलब होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में जब वोट बराबर की स्थिति होती है तो यह काम किया जाता है। ठीक है। देख लिए, हर महीने में 2 बार बैठक होती है, रेपो रेट तय किया जाता है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है कि वैसा वह रेट जिस पर आरबीआई किसी भी शेड्यूल बैंक को क्या देता है? कर्ज देता है। तो रेपो रेट जनरली 4% के आसपास रहता है। अभी देख लीजिएगा कितना है। नहीं भाई, बहुत रहता है, सॉरी, देख लेना एक बार। तो यह जिस रेट पर आरबीआई किसी बैंक को कर्ज देगा उसको बोलेंगे रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है, रिवर्स रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि अगर ये एक बैंक है, बैंक के पास से एक्स्ट्रा रुपया किसको लेना है? आरबीआई को लेना है। ठीक है। तो यह बैंक आरबीआई को रुपया दिया, ठीक है, तो यह आरबीआई इसके बदले में जितना इंटरेस्ट देगा ना, वह हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट जो जो होता है, रिवर्स रेपो रेट से कम होता है। ध्यान रखना इस बात को, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। ठीक है। यहाँ पर कभी आप लोग परिभाषा जनरली पढ़ लेते होंगे कि बैंक अगर जिस रेट पर आरबीआई को कर्ज देता है उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। चलो यह बोलचाल की भाषा के लिए तो ठीक है, लेकिन आप मानिए कि आरबीआई को क्यों कर्ज की जरूरत पड़ेगी? बताइए, आरबीआई को कर्ज की जरूरत क्यों पड़ेगी? भाई आपके पास एक्स्ट्रा रुपया है, आप दे रहे हो ना बैंक को, आप अपना रुपया उसमें जमा कर रहे हो, उसके एवज में यह आपको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। बस ये इतना ही बात है। मान लीजिए, चलिए यह एसबीआई हो गया, यह कोई पर्सन हो गया, मान लो महेश। ठीक है। अब ये क्या किया, इसके पास 1,000 रुपया है, और इस 1,000 रुपया को यह एसबीआई में क्या करना चाहता है? जमा करना चाहता है। यह जमा कर रहा है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एसबीआई को महेश से कर्ज की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। और जमा कर रहे हो तो यह इस रुपए का अपना काम करेगा, और इसको यहाँ पर महेश को उसके बदले में 2%, 4%, 7% इंटरेस्ट देगा। बस रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यही तक चीजें होती है। ठीक है। रेपो रेट का मतलब देखो, अल्पकालिक ऋण होता है जिस पर आरबीआई उस पर क्या करता है? आपको कर्ज देगा। रिवर्स रेपो रेट का मतलब हो गया बैंक, आरबीआई बैंक से धन स्वीकार करेगा जिस रेट पर। बैंक रेट का मतलब हो गया वह दर जिस पर लंबी अवधि का ऋण मिलता है। देखिए ध्यान रखना है यहाँ पर, एक यह है रेपो रेट और एक यह है बैंक रेट। रेपो रेट जो होता है अल्पकालिक होता है, और बैंक रेट जो होता है दीर्घकालिक। अल्पकालिक का मतलब होता है वह 1 साल, मैक्सिमम 1 साल के बराबर होगा, और लंबी अवधि का मतलब होता है 1 साल से ज्यादा। इस बात को आप ध्यान रखना है।
कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है बैंक को अपने कुल जमा का एक भाग आरबीआई के पास नकद के रूप में, यानी कि कैश, जैसे कि इसका नाम ही है कैश के रूप में, जब आरबीआई के पास किसी भी बैंक का कैश के रूप में जो भी रखना पड़ता है नकद, उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। लॉकडाउन के समय में यह स्थिति 100% हो गई थी। सॉरी, लॉकडाउन के समय नहीं, जब डीमोनेटाइजेशन की स्थिति था उस समय 100% था, यानी आपको कर्ज देना मना कर दिया गया था। उसी तरह देखिए एक एसएलआर होता है। एसएलआर होता है बैंक को अपने टोटल जमा राशि, यानी कि यह एसबीआई बैंक है, इसके पास टोटल जमा राशि मान लो 1 लाख रुपया है। इस टोटल जमा राशि का ध्यान रखना है, टोटल जमा राशि का कुछ निश्चित भाग किसके पास रखना है, खुद के पास रखना है, ताकि विशेष परिस्थिति में बैंक अगर दिवालिया होने की स्थिति में आए तो जो भी इनके क्या है हितधारक है, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स है, उसके रुपए को चुकाया जा सके। ठीक है, इसलिए एसएलआर सीआरआर ये चीजें होती है। बस अंतर ये रखना है, एसएलआर स्टेटूटरी है जो खुद के पास रखना है, कैश रिजर्व ये आरबीआई के पास रखना है। अब कितना रखेगा, जो टोटल जमा होगा जिसको बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, चाहे वो डिमांड वाला हो, मतलब एक टाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट जो हम जब कभी भी जमा करें और कभी भी ले लें, और टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है हम 2 साल के लिए जमा किए हैं मेरे भाई, तो वह 2 साल के लिए ही वहाँ पर रहेगा। 2 साल के पहले भुनाओगे तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो टोटल डिमांड और टाइम वाले जितने भी रुपए हैं उस सबको ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद एक निश्चित राशि होगा। उस निश्चित राशि का अगर निश्चित राशि को अगर आरबीआई के पास जमा करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सीआरआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, सीआरआर। वहीं अगर खुद के पास अगर जमा करेंगे, ठीक है, सॉरी, खुद के पास अगर जमा करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एसएलआर बोलेंगे। ठीक है, चलिए, सीआरआर और एसएलआर का बढ़ाया जाना बाजार में मुद्रा को हटाने की बात करता है। कैसे, देखो ये रहा सीआरआर, अब हम अगर इसको बढ़ा देंगे, इसको, चलो सीआरआर अभी 4% था, 4% था, तो एसबीआई क्या कर रहा था, ऐसे देखो, ये रहा सीआरआर, सीआरआर अभी 4% था, तो एसबीआई क्या कर रहा है, 100 रुपया बैंक में डाल रहा है, आरबीआई को दे रहा है। और वहीं सीआरआर को अगर हम 10% कर देंगे, भाई देखो तुम 100 रुपया दे रहे हो तो मतलब 4% है तो 100 रुपये जमा कर रहे हैं। अब एसबीआई कहेगा ना, भाई तुम हमको 10% दे रहे हो, हमको लोग को क्यों देने जाए, लोग को देने से अच्छा है ना हम आपको दे, आपके पास रुपया मेरा सेफ रहेगा, क्योंकि आप मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो। तो यहाँ पर लोग को 1,000 देने के बजाय एसबीआई क्या करेगा, आरबीआई में रखने लगेगा, आरबीआई में रखेगा, यानी कि लोगों को अब क्या मिलने लगा, कम रुपया मिला, क्योंकि उसका रुपया कहाँ जा रहा है, आरबीआई के पास जा रहा है, और लोगों को कम रुपया मिल रहा है, यानी कि मार्केट से पैसा को सोखा जा रहा है, मार्केट से पैसा को वापस लाया जा रहा है। और यह काम किस लिए किया जाता है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। ठीक है, चूंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है, रुपए ज्यादा देना पड़ता है, सामान हमें कम मिलता है, इसीलिए रुपए का जो मार्केट में बोलबाला ज्यादा हो जाता है उसको कम करेंगे। जैसे ही रुपए पे सब कम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, रुपए हमारा कॉस्टली होने लगेगा, यानी कि जो रुपए है कम रुपए में ज्यादा सामान मिलने लगेंगे, इसलिए यह काम किया जाता है। उसी तरह से एसएलआर, एसएलआर का बात हो गया। अब क्या है, देखो एसबीआई के पास कितना रुपया है, चलो मान लेते हैं 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया एसबीआई के पास। अब आरबीआई क्या कह रहा है, देख भाई तुम्हारा पहले 10% था एसएलआर, यानी खुद के पास 10%, यानी 1 लाख का 10% रुपया रखना था, अब तुम 10 लाख नहीं, अब 20% रखोगे। अब 20% रखने का मतलब क्या हो गया, अब 10% तो कम कर्ज मिलेगा ना लोगों को, और जैसे ही लोगों को कम कर्ज मिलेगा, यानी कि लोगों को खर्च करने के लिए कम रुपया मिल रहा है, लोगों को खर्च करने के लिए कम रुपया मिल रहा है, यानी कि मार्केट से पैसा सोखा जा रहा है। इट मीन्स इन्फ्लेशन आपका कम होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ये चीजें हैं, हाँ ये क्वालिटेटिव, हाँ है, मतलब एक तो जो इन्फ्लेशन को कम करने की चीजें होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक, जिसमें होता है आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सी आर आर,
SLR, ये सब आता है। और एक होता है गुणात्मक। गुणात्मक में क्या होता है, आपको अगर कोई जैसे बैंक है, मतलब अगर प्रेरित करना है तो हम कुल मिलाकर कहेंगे बैंकों को पत्र लिख के कहेंगे भाई तुम ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब कर रहे हो, गलत बातें हैं, समझ गए ना। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हम आपके सामने दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। दंडात्मक कार्रवाई का मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे कि अगर आप पटना के कंकरबाग में जो आप अपना ब्रांच ओपन किए हैं उसको बंद कर दीजिए अब, क्योंकि आप हमारी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप बंद कर दीजिए। तो यह इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्शन। चलिए, बैंकों के प्रकार दो प्रकार के होता है, एक अनुसूचित बैंक, एक अनअनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक का मतलब होता है कि आरबीआई का जो एक्ट है उसके द्वितीय अनुसूची में शामिल है, और अनुसूचित का मतलब होता है नहीं होता है। कमर्शियल बैंक का काम मुनाफा कमाना होता है। आरआरबी का काम होता है कि घर घर तक ऋण पहुंचाना। 1975 में स्थापना हुआ था। नाबार्ड का मतलब कृषि और ग्रामीण डेट्स यानी ऋण से रिलेटेड यह एक अपेक्ष संस्था है। 1982 में स्थापना हुआ था। ठीक है, आपको जितना बताया जा रहा है इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगले वीडियो में हम लोग इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मौद्रिक नीति के बारे में अभी हम लोग देख लिया, अध्यक्षता कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई 1934 एक्ट के तहत एमपीसी का गठन करता है, ये नहीं याद रखना है। एमपीसी का गठन किससे करेगा, 1934 एक्ट के तहत। सीआरआर को नकद अनुपात भी बोलते हैं, क्योंकि कैश का जमा सीआरआर में क्या है, सीआरआर का नाम ही है कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर को बोलते हैं वैधानिक, अभी हम लोग देखें क्योंकि नाम ही है स्टैट्यूटरी। सीआरआर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बैंकों के पास ऋण देने की क्षमता कम होगी, हम लोग देख लिए हैं, यानी मार्केट में रुपया घटेगा। रेपो रेट घटेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये है आपका रेपो रेट। रेपो रेट क्या कर रही है, बैंक घटा रही है, यानी कि पहले था 10% मान लो, तो अब 10% था तो लोगों के पास ऋण देने के लिए 1000 रुपये था बैंकों को। अब रेपो रेट कम हो गया, तो बैंक के पास कितना रुपया बच जाएगा, ज़्यादा बचेगा ना, क्योंकि ये 6% तो अब रेपो रेट है नहीं, ठीक है। यानी कि अब कम कम रुपया में ही बैंक को क्या मिल रहा है, ये आरबीआई से ब्याज मिल जा रहा है, यानी कम रुपये में मिलेगा, यानी हम आपको ज़्यादा रुपए दे सकते हैं, यानी कि लोगों को मार्केट में ज़्यादा रुपए दे सकते हैं। यानी कि अगर रेपो रेट बढ़ा, क्या होगा, हाँ, अगर रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट अगर हम बढ़ा रहे हैं, यानी सीधा साधा है, आरबीआई का कहना है दूसरे बैंकों को कि देख भाई, तुम आगे से जो भी मेरे से अब कर्ज लेगा, पहले से ज़्यादा ब्याज तुम्हें देना पड़ेगा उसका। यानी कि आपके पास अब रुपए कम बचेंगे। अब रुपए आपको कम बच रहे हैं, यानी अब लोगों को रुपए देने के लिए कम मिला, यानी कि कर्ज कम दिया जाएगा, ठीक है। मनी मार्केट से रुपए सूखा गया, यानी कि इन्फ्लेशन वहां पर कम किया जाएगा। आगे देखिए, वही स्थिति आ जाती है, रेपो रेट को अगर आरबीआई कम करता है, क्या करता है मेरे भाई, आरबीआई अगर कम किया, इसका मतलब क्या हुआ, देख भाई एसबीआई वाले, तुमको पहले हम 5 रुपए के 5% के रेट पर कर्ज देते थे, अब नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं ना, तुमको 3% के रेट पर कर्ज दे रहे हैं, और जो तुमको एक्स्ट्रा रुपया है ना, अब तुम जनता में बांटना स्टार्ट कर, यानी कि जनता को अब कर्ज दे, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है ना, सामान काफी ज्यादा सस्ता हो गया है, सॉरी महंगा हो गया है, उसको क्या करना है आपको अपनी तरफ सोखना है। हम कुछ समय पहले कुछ गलती बता दिए क्या इन्फ्लेशन में, एक बात शायद बता दिए हैं कि बहुत पैसे में कम सामान मिलते हैं, ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है आपका, मुद्रास्फीति आ गई, हाँ सही है, ठीक ठीक ठीक। आगे देखो, यही है, एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसी का दो भाग होता है, रेपो एंड रिवर्स रेपो, समझ गए। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करेगा, सॉरी रिवर्स रेपो रेपो नहीं होता है, आरबीआई क्या करता है, या तो ये है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओ एम ओ बोलते हैं। इसमें दो काम होता है आरबीआई का, क्या किसका काम है यह, आरबीआई का काम है बॉन्ड को या तो खरीदेगा,
या फिर बॉन्ड को सेल करेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है। देखिए बॉन्ड को खरीदेगा, यानी कि यह ए एक आदमी है, इससे क्या किया गया, बॉन्ड को खरीदा गया, यानी कि आरबीआई आपसे बॉन्ड खरीदेगा, यानी आपको वापस क्या देगा, आरबीआई रुपया देगा। देख भाई, अगर ये बनराकस नाम का एक आदमी है, बनराकस अगर हमें कोई चीज, अगर हमें अपना कोलेटरल दे रहा है, हमें बॉन्ड दे रहा है, तो वापस में उसका कुछ लेगा ना एवज में। वहीं आरबीआई क्या करता है, खरीदने का, बनराकस से बॉन्ड खरीद रहा है, यानी बनराकस को उसके एवज में रुपया देगा। बनराकस को रुपया देने का मतलब क्या हुआ, मार्केट में रुपया चला गया, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा आ गया है इसलिए। अब देखिए, इन्फ्लेशन बनाना है मार्केट में, कुल मिलाकर पैसे ज़्यादा करना है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि पैसे ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा ना तो निवेश भी बढ़ता है। आगे देखेंगे, इतना ज़रूरत भी नहीं है। और वहीं अगर दूसरी बात, अगर आरबीआई क्या करता है, ये रहा आरबीआई, अब ओएमए में हम लोग देख लिए बॉन्ड खरीद रहा है, अब क्या कर रहा है, यह बॉन्ड को सेल करेगा, किसको, बनराकस को, यह बॉन्ड को सेल कर रहा है, ठीक है। यानी बनराकस को क्या मिल रहा है, बॉन्ड मिल रहा है। तो ऐसे ही थोड़ी ना देगा, ये कहेगा भाई जब हम तुमको बॉन्ड दे रहे हैं, तुम हमको पैसे दो, सीधी सी बात है, पैसे दो तुम हमको। तो मार्केट से पैसे को वापस खींचना, यानी कि रुपए को मजबूत बनाने की बात यहाँ पर कही जाती है। इतना आसान लैंग्वेज में तो नहीं समझा पाएंगे लोग, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को क्या बोलते हैं, रेपो और रिवर्स रेपो बोलते हैं। आरबीआई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत बैंक को अंतिम विकल्प के रूप में ऋण देता है। देखिए एमएसएफ का मतलब होता है कि अब कोई हमारे पास उपाय बच नहीं गया है, चलिए अब आपको हम ही दे सकते हैं ब्याज, और उसी के तहत इससे कम पे ब्याज आपको नहीं देना है किसी को, तो वही बात होती है एमएसएफ रेट, ठीक है। यदि बैंक को ओवरनाइट लोन की जरूरत होती है तो रेपो रेट होता है। चलो वो और चीजें पढ़ेंगे जो होता है, कॉल मनी मार्केट वगैरह, तो वो सब मनी मार्केट में पढ़ना है, बाजार पूंजी बाजार में पढ़ना है, ठीक है। एमएसएफ रेट का जो होता है रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, बैंकिंग प्रणाली, एक होता है शेड्यूल, एक होता है नॉन शेड्यूल। शेड्यूल जो होता है आरबीआई के शेड्यूल 2 में शामिल होता है, नॉन शेड्यूल जो होता है शामिल नहीं होता है, वहीं यहाँ पर बात लिखा हुआ है, ठीक है। एक और बात आपको ध्यान रखना है, जो शेड्यूल बैंक होता है, आरबीआई से ऋण लेने का अधिकार है, और सीआरआर और एसएलआर ये सारी चीजों का पालन करेगा। और नॉन शेड्यूल बैंक का मतलब क्या होता है, आरबीआई के कोई विशेष सुविधा इसको नहीं मिलता है, इसलिए सीआरआर और एसएलआर जैसी चीजें को यह पालन नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए, वाणिज्यिक बैंक दो प्रकार का होता है, एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, सरकार की हिस्सेदारी या तो 51% है या फिर मोर देन 51% है, इतनी हिस्सेदारी होती है सरकार की। और एक होता है प्राइवेट, जो जैसे कि एचडीएफसी हो गया, ठीक है। और उसके बाद देख लो और कौन सा बैंक है, आईसीआईसी हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, ये सब बातें। भारत के जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, दो चरण में हुआ था। 1969 में 14 बैंक हुआ था, 1980 में 6 बैंकों का किया गया था। स्टेट बैंक पहले, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक, उसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को कर दिया गया था। आरआरबी, जिसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं, उसका गठन 1975 में नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर, ध्यान रखना है, नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर किया गया था। आरबीआई का स्वामित्व, आरआरबी में जो स्वामित्व है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, रट्टा मार जाना है। आरआरबी में जो स्वामित्व है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% स्टेट गवर्नमेंट का, और 35% जो बैंक रहेगा, जो प्रायोजक रहेगा, स्पॉन्सर्ड रहेगा, उसका रहेगा। सबसे कम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। यहाँ पर सजाने के लिए पूछ दे तो सबसे ज्यादा हो गया आपका सेंट्रल, उसके बाद हो गया स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर है उसका, उसके बाद हो गया स्टेट गवर्नमेंट। इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए, कुछ अभी हम लोग देख लिए, रेपो रेट भी देख लिए, रिवर्स रेपो रेट देख लिए। कॉल मनी मार्केट का मतलब होता है एक दिन में आपस में बैंक एक दूसरे से क्या लेते हैं, कर्ज लेते हैं, जैसे एसबीआई से ले लेगा, पीएनबी, इस तरह से जरूरत पड़े तो, ठीक है। नोटिस मनी मार्केट होता है 2 दिन से लेकर 14 दिन तक, कॉल मनी में 1 दिन, नोटिस मनी में 2 दिन से 14 दिन, ठीक है। टर्म मनी में 15 दिन से अधिक के लिए, ध्यान रखना है इस तीनों पॉइंट को, इस तीनों को याद रखना है। कॉल मनी 1 दिन के लिए,
नोटिस मनी 2 दिन से 14 दिन के लिए, और टर्म मनी 15 दिन या फिर उससे अधिक के लिए। सर्टिफिकेट डिपॉजिट होता है, यह शॉर्ट टर्म का होता है। यह मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट लिखत उसको बोलते हैं, लिखत है। इसे बैंक इशू करते हैं और लोगों से क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। लोगों को देंगे इसका कि चलो भाई हम तुमको इतने दिन के बाद दे देंगे, तुम चलो ये बॉन्ड जैसा है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको लो, हम फिर से तुमको वापस पैसे देंगे। वही है, कॉमर्शियल पेपर भी वैसा ही होता है, शॉर्ट टर्म का होता है। यह ध्यान रखना है कौन सा कौन टर्म का है, शॉर्ट टर्म का, ये भी शॉर्ट टर्म का। अगर ऑप्शन स्टेटमेंट में पूछेगा, कहेगा कॉमर्शियल पेपर लॉन्ग टर्म का एक क्या है, प्रोमिसरी नोट है। बताइए जरा, गलत बात है कि नहीं? लॉन्ग टर्म का नहीं है, शॉर्ट टर्म का है। कॉमर्शियल पेपर सिक्योर्ड है, गलत बात है कि नहीं? कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड है। कॉमर्शियल पेपर प्रोमिसरी नोट नहीं है, गलत बात है कि नहीं? प्रोमिसरी नोट है। ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकता है, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर को पहली बार 1990 में भारत में जारी किया गया था। कॉमर्शियल पेपर और कैश ऑफ डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट क्या है, डिस्काउंट पर दिए जाते हैं, फेस वैल्यू पर रिडीम किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, यह मान लो कोई एक कमर्शियल पेपर है, इसको 100 रुपया का है यह, और इस जो दिया जाएगा बनराकस को, बनराकस को दिया जा रहा है। बनराकस इसको कितने में खरीदेगा, 80 रुपए में खरीदेगा मान लो, ठीक है। जिस समय फिर देगा ना वापस बनराकस कैसे समझाओ भाई, चलो। यह रहा आपका मान लो एसबीआई, इसका है एक कमर्शियल पेपर या फिर कैश डिपॉजिट। कमर्शियल पेपर मान लेते हैं 100 रुपया का, किसको देना है, बनराकस को देना है, ठीक है। अब बनराकस को कैसे देगा, ये जो एसबीआई है इसको क्या करे, डिस्काउंट पर दिया जाता है। चलो 20% डिस्काउंट कर दिया 80 रुपया में, और बाद में जो ये बनराकस होगा वह एसबीआई से वापस देगा कितने में, 100 रुपए में ही देगा। यानी कि इसका फेस वैल्यू जो 100 रुपया है उतना ही में देगा। यानी कहने का मतलब है इसको मुनाफा होगा, डिस्काउंट और टोटल रुपए में से जो घटा देंगे वो बचेगा, वही उसका मुनाफा होगा। यानी कि जो डिस्काउंट जितना रुपया रहेगा उतना ही मुनाफा होगा। ओएमओ समझ गए, खरीद बिक्री करेगा, बाई करेगा या फिर सेल करेगा। जब बॉन्ड को बाई करेगा तो कहने का मतलब है मार्केट में रुपया छोड़ेगा, जब बॉन्ड को सेल करेगा तो मार्केट से रुपया को वापस लेगा, ठीक है। अभी हम लोग एमएसएफ देख लिए। एमएसएफ हमेशा रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है, देख लिए। बैंक रेट एक दीर्घकालिक होता है, ठीक है, हम बहुत दिन के लिए हम लोग देख लिए। वित्तीय संस्थाएं, यहाँ ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये ऋण वगैरह की बात है, आप लोग देख लीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें एक देख लीजिए, ट्रेजरी बिल जिसको टी बिल बोलते हैं, यह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखना है, यह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी नहीं किया जाता है। क्या टी बिल, टी बिल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ठीक है। और जो टी बिल होते हैं 2 दिन, कितने दिन का होता है शायद यार, मैं भूल गया क्या, एक होता है 14 दिन का, मैं देखकर बताता हूँ, ठीक है। चलो आगे देखो, ध्यान रखना। अभी हम लोग देखे हैं मनी मार्केट के सभी इंस्टीट्यूट 1 साल से कम के होते हैं, ठीक है। चाहे वह कॉमर्शियल पेपर हो, चाहे वह कैश डिपॉजिट हो, ठीक है, चाहे वह कॉल मनी मार्केट हो, चाहे वह नोटिस मनी मार्केट हो जो 15 दिन से ज़्यादा होता है। एक होता है टर्म मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म कॉल मनी मार्केट, 1 दिन के लिए टर्म मनी मार्केट, 2 दिन से 14 दिन के लिए नोटिस मनी मार्केट, 15 दिन से ज़्यादा के लिए लेकिन 1 साल से कम के लिए, ठीक है। टी बिल पर भी कोई ब्याज नहीं मिलता है, उसी तरह से इसको भी डिस्काउंट पे बेचा जाएगा, और लास्ट में जब हम वापस लेंगे तो सेम रुपया में लेंगे, जो यानी उसका जो फेस वैल्यू है उतना ही मुनाफा होगा। आरबीआई का जो फॉरेस्ट मार्केट होता है हमेशा मुद्रा की स्थिरता के लिए होता है। SLR CRR देख लिए, ठीक है। एनबीएफसी, चलो आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी को भी रेगुलेट करता है, लेकिन उनके लिए अलग नियम होता है, ये बात ध्यान रखना है। बेसल नॉर्म्स लागू किए जाते हैं, जिसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अहम होता है। अब देखिए ध्यान रखना है, कैपिटल सीईआर का फॉर्मूला होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब क्या होता है बताइए, चलिए बताइए।
CAR, इसको बोलते हैं हम लोग CAR। CAR का मतलब होता है किसी बैंक का जो कैपिटल है, यानी कि पूंजी, वही हुआ ना कैपिटल। किसी बैंक का जो कैपिटल है वह, उसमें अगर हम लोग किससे भाग देते हैं, रिस्क वेटेड संपत्ति, रिस्क वेटेड समझ आते हैं अभी इसको, रिस्क वेटेड जो एसेट्स है उससे अगर डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा हमको, CAR मिलेगा। ठीक है, CAR का मतलब कुल हो गया कि जितने आपके पास संपत्ति है, एनपीए वगैरह है, एनपीए वगैरह से आप आपको कैपिटल में भाग देने के बाद जो चीजें बचता है ना, जो भागफल बचेगा उसको CAR बोलेंगे। और इसी CAR से अंदाजा लगाया जाता है कि आपके पास हम कर्ज दे कि नहीं दे, आपकी स्थिति क्या है बैंक की, वो चीजें यहाँ पर पता लगाया जाता है। कैसे पता लगाया जाएगा, अगर अगर यहाँ पर देखिए, समझिए, ये है आपका CAR। CAR का फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल, कैपिटल बता क्या हो गया, रिस्क वेटेड एसेट, यानी कि आपका जो एनपीए है उससे हम डिवाइड देंगे किसमें, आपके टोटल कैपिटल में, जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, CAR हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाता है, एक से ज्यादा आ जाता है। अगर CAR का वैल्यू एक से ज्यादा आ गया, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका रिस्क वेटेड परिसंपत्ति जो है कैपिटल से कम है। क्योंकि यहाँ अगर 10 है, इसको एक से ज्यादा लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हम 9 रख सकते हैं, है ना। और वहीं अगर इसका वैल्यू एक भी हो सकता है, क्योंकि आपका जितना कैपिटल है, ठीक है, उतना ही आपका रिस्क वेटेड संपत्ति है। ठीक है, ये हो गया। या फिर इसका वैल्यू एक से कम हो सकता है। एक से कम होने का मतलब क्या हुआ कि आपका कैपिटल जो है मेरे भाई, आपका कैपिटल जो है, आपका कैपिटल कम है, तभी तो ऊपर अगर 10 रखेंगे, ऊपर अगर 10 हुआ तो नीचे 11 रखेंगे, तभी तो एक से कम आएगा ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, साफ साफ शब्दों में सुनिए, यह हुआ आपका CAR। CAR का मतलब हो गया आपका कैपिटल, यहाँ पर होता है टीयर 1 और टीयर 2 का कैपिटल, उसको नहीं समझना है, बस आप लोग ये समझिए कैपिटल बट्टा में रिस्क वेटेड एसेट्स, यानी कि एनपीए वगैरह। अगर यहाँ पर यह एक से ज़्यादा है तो फिर स्थिति ठीक है, यानी कहने का मतलब आपका पूंजी ज़्यादा है, यानी एक के बराबर है, यानी कहने का मतलब स्थिति आपका खराब है, क्योंकि आपका जितना पूंजी है सारा के सारा लोगों के पास आप नॉन प्रॉफिट एसेट में डाल दिए हैं, यानी कि एनपीए में डाल दिए हैं। जब एनपीए में डाल दिए तो कितनी समस्या क्रिएट हो जाएगी। हाँ, और वहीं अगर एक से कम है तो और बुरी हाल है, क्योंकि आपके पास 10 रुपया है लेकिन आप 11 रुपया लोगों को लोन दे रखे हैं भाई, यानी कि हमारे पास जितना चादर है उससे ज्यादा तो हम पैर फैला चुके हैं। वही कहने का बात है, तो एक से कम होना चाहिए यह CAR, सॉरी एक से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि अच्छी स्थिति बैंकों की दिखाती है। एनबीएफसी, एनबीएफसी वित्तीय संस्थाएं होती है, लेकिन वह बैंक तो नहीं होती है, लेकिन बैंकिंग गतिविधियों में भाग लेती है। एनबीएफसी आरबीआई एक्ट के 1934 में के तहत यह रेगुलेट होता है। ठीक है, एनबीएफसी जमा स्वीकार करेगा, लेकिन चालू या बचत खाता, यानी कि करेंट या फिर सेविंग अकाउंट आपको एनबीएफसी नहीं देगा। ध्यान रखना इस बात को। आगे चलो, एनबीएफसी चेक जारी नहीं करेगा, उनके पास भुगतान तंत्र नहीं होता है। एनबीएफसी द्वारा दिए जाने वाला ऋण निवेश के लिए, अन्य सेवाओं बैंकों के लिए समान होता है, लेकिन नियम अलग होता है। एनबीएफसी आरबीआई से लाइसेंस और पंजीकृत होता है, इसको ध्यान रखना है, किससे होता है, आरबीआई से होता है। एनबीएफसी में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, लीज फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये सब शामिल होते हैं। एनबीएफसी और बैंक में क्या अंतर है, देखिए, बैंक डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करेगा, एनबीएफसी नहीं करेगा। एनबीएफसी के जमाकर्ता डीआईसीजीसी बीमा कवर, कुल मिलाकर बीमा कवर के अंतर्गत नहीं आते हैं, वह बैंक में आते हैं। बैंक बचत खाता खोल सकता है, एनबीएफसी नहीं खोलेगा। एनबीएफसी ब्रांड हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, माइक्रो फाइनेंस ऐसी सेवाओं का विशेषज्ञ होता है, बैंक ऐसा नहीं करता है। आगे देखना है डिजिटल भुगतान, इसको बोलते हैं यूपीआई। यह 2016 में एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है रियल टाइम पेमेंट के लिए, यानी कि हम आज आपको रुपया दे रहे हैं तो आज ही आपके अकाउंट में चला जाएगा। यूपीआई से दो बैंक खातों के बीच भुगतान तुरंत होता है, आईएफएससी और खाता संख्या के द्वारा। ठीक है, ये डिटेल नहीं है, क्या जरूरत है उसकी। यूपीआई में आईएमपीएस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, यानी कि अभी हम आपको पैसा भेजे आपके अकाउंट में, अभी ट्रांसफर हो गया। भीम ऐप होता है, यह यूपीआई आधारित सरकार का अपना ऐप है।
यूपीआई लेन देन प्रमाणीकरण मोबाइल के पिन से होता है, यानी कि हम जो 4 अंक का पिन बनाए होते हैं, 6 अंक का पिन बनाए होते हैं, वही होता है। क्यूआर कोड से पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट और यूपीआई, ये सब इसमें संभव है। ठीक है। यूपीआई में एक दिन में 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन किया जाता है। एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। एनपीसीआई 2008 में शुरू किया गया था, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा यह बनाया गया। यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया, रूपे हो गया, एनएससीएच हो गया, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया। ये सब सारे पेमेंट सिस्टम का नाम है। रुपे भारत की घरेलू कार्ड प्रणाली है। वीजा है, मास्टर कार्ड है, इसका देशी विकल्प है। सॉरी, कौन सा? रुपे। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार के द्वारा भुगतान किया जाता है कि आप अपने अंगूठा का निशान दीजिए और दूसरी बात वहां पर आपको क्या हो जाएगा, रुपए आपका निकाला जाएगा फिर दूसरे के खाते में भेजा जाएगा। बेसल नॉर्म क्या होता है? बेसल एक अंतरराष्ट्रीय समिति है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट उसका फॉर्मूला होता है, बीआईएस। ओके। बेसल नॉर्म्स का उद्देश्य होता है बैंकों को स्थिरता और जोखिम से अलग करना। जैसे कि अभी हम लोग सीईआर के बारे में देखें तो यह भी बेसल का ही एक तंत्र है। बेसल 1 1988 में आया था, बेसल 2 2004 में आया था, बेसल 3 2010 में आया था। इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। अभी बेसल 3 है, जिसके तहत CRAR कितना रखना है? 9% रखना अनिवार्य है। CRAR का मतलब होता है वही CAR, ठीक है। इसका मतलब वही होता है, यानी ज़्यादा नहीं समझना है ना, ज़्यादा बाउंस कर जाएगा। टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, कैपिटल को बांटते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल से भी देख लिए थे ऊपर, कैपिटल बटा रिस्क वेटेड एसेट। वहीं कैपिटल का 2 भाग होता है, टीयर 1 प्लस टीयर 2। लीवरेज रेशियो और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी बेसल 3 के अंग है, और परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस याद रखो। बैंकिंग सुधार के तकनीक है। एक कोर बैंकिंग सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत ग्राहक देश के किसी भी शाखा में सेवाएं ले सकता है। एक होता है ये जो कोर बैंकिंग सिस्टम है, इसके कारण बैंकिंग प्रणाली में क्या है? पारदर्शिता आई है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। बैंकिंग में पहचान और पत्ते को पुष्टि करने के लिए यह चीजें होती है, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह चीजें मांगता है बैंक। केवाईसी में क्या होता है? आधार, पैन, वोटर, ये सब समझ गए। एक होता है एएमएल, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझ गए ना, धन शोधन, हवाला वगैरह, तो उसके लिए यह काम करता है, ठीक। आगे देखो, IRDA, ये सारी चीजें क्या है? बीमा से रिलेटेड है। 1999 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय हैदराबाद में है। PFRDA पेंशन से रिलेटेड चीजें हैं, 2003 में स्थापना हुआ था। सेबी पूंजी बाजार का नियंत्रक है, 1988 में बना, 1992 में इसको कानूनी दर्जा मिला। चलो तो ये सब देख लेना आराम से, बहुत ज्यादा हार्ड है, नहीं समझाना है नहीं। भारत में पहली बार बैंकिंग सुधार 1991 में नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर हुआ था। नरसिम्हम समिति 1991 में एनपीओ को नियंत्रित करने का सिफारिश किया था इन्होंने। इसने क्या बोला था? CAR, एसेट क्लासिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। समिति ने फॉरेन बैंक को अधिक स्वतंत्रता देने की भी बात कही थी। फिर इस समिति ने क्या बोला था? सरकार की हिस्सेदारी घटाने और बोर्ड प्रोफेशनल बनाने को, ऑटोनोमी यानी स्वायत्ता को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए, इसकी जो सब मेंस का काम है ना, अब कल पढ़ लेते हैं ना हम लोग मनी मार्केट। रहने देखिए, इसमें इतना ही, ठीक है। मनी मार्केट अगला वीडियो में देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। अभी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है ना, अभी कल देखते हैं मनी मार्केट आराम से, ठीक है। थैंक यू। तो आराम से PCS यात्रा आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बिहार दरोगा का भी आपको सेट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डेली वीकली शेड्यूल के साथ आपको चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी। थैंक यू। शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए अपने दोस्तों को।